गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एवरी टाइम इट्स अ गुड मॉर्निंग। आपको जरूरत भी होती है गुड मॉर्निंग बोलने की ये टाइम पर, बराबर ना। मस्त खाना खा के आते हो, सुस्त कैटेगरी बन जाते हो, नहीं चाहिए ना वैसा अपने को। सो एवरी टाइम इट्स अ गुड मॉर्निंग। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले लास्ट लेक्चर में क्या देखा था उसका रिवीजन करते हैं। हमने नई चीज स्टार्ट किया आज, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड quantity demanded of that commodity. So it says other things remaining constant, बोलो मेरे साथ, other things remaining constant as the price of commodity rises, its quantity demanded contracts. What is the meaning of contraction? कम हो जाना. And as the price of the commodity falls, as the price of commodity falls, its quantity demanded expands. Its quantity demanded expands. ऐसा रिपीट कियो, मतलब वो रहता है ना पंडित जी, अपने मंत्र करने आते और बोलते आपने मेरे पीछे बोलो, अपन लास्ट वर्ड बोलते सिर्फ, बीच का कुछ समझता नहीं अपने को, इसलिए है ना। ऐसा मत रिवीजन करो यार, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब क्या? बाकी के फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स की पूरी लिस्ट देखी थी अपन ने, वो भी इंक्लूसिव लिस्ट थी, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। तो वो डिटर्मिनेंट की लिस्ट में आने वाले आइटम्स या नहीं आने वाले आइटम्स व्हाटएवर, जिन पे भी डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, वो आप अज्यूम कर रहे हो कि वो कांस्टेंट है, और आप स्टडी कर रहे हो सिर्फ एक चीज के चेंज पर दूसरी चीज को, सिर्फ प्राइस की चेंज पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी को, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन सॉरी अजम्पशंस में क्या क्या आता है? ऑल फैक्टर्स on which demand is dependent directly or indirectly are assumed to remain constant except dash. प्राइस नहीं बोलने का, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी जिसको आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है, तो उसको तो हम कांस्टेंट अज्यूम कर ही रहे हैं ना। यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिमांड का शेड्यूल, शेड्यूल वॉट एवर यू कॉल इट। इट इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में जो चीजें बोली थी वो इसने टेबल फॉर्म में आपके सामने रख दी। क्या? कितने कॉलम वाला टेबल है? दो। पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और एक तरफ प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है सपोज, तो दूसरी तरफ क्वांटिटी घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप, एंड दैट इटसेल्फ इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को अगर टेबुलर फॉर्मेट में रख दिया जाए तो उसे बुलाते हैं डिमांड शेड्यूल। एवरीबॉडी। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद डिमांड शेड्यूल के बाद क्या देखा था अपन ने? डिमांड का कर्व देखा था। कर्व मतलब क्या? वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर, आपने देखा होगा लाइफ में, उस पे स्केल्स होते, राइट। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हर बार क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, वाई एक्सिस पर हर बार प्राइस होगा। और हम क्या करेंगे? प्राइस और क्वांटिटी के डॉट्स ड्रॉ करेंगे, फिर उसको कनेक्ट करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक डिमांड कर्व क्रिएट होगा जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा तो। ये वाला, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये इस तरीके से आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं और ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रेडी हो जाता है, बराबर। एनी डाउट? नाउ टेल मी, दिस इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं आप इसको, नेगेटिवली स्लोप्ड। क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड होता है? बिकॉज प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए। अगर प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो ये कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग आता, अपवर्ड राइजिंग आता, उसको हम पॉजिटिवली स्लोप बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड। ऑल ऑफ यू क्लियर? बट नाउ टेल मी वन थिंग, if this is left to right downward sloping like this, so can I call this as right to left upward rising also? Yes or no?
ना, ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती है तो नीचे से ऊपर भी तो जाती होगी। वैसे ही सेम ये डिमांड का लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये राइट से लेफ्ट अपवर्ड राइजिंग भी तो बोला जा सकता है। नो, नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तू ओरिजिन से रीड करता है उसे। कोई भी ग्राफ को रीड करते वक्त दोस्तों ध्यान रखिए, आप लेफ्ट टू राइट ही रीड करोगे, क्योंकि ओरिजिन लेफ्ट की तरफ है। ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट, समझा? इसलिए कोई भी ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट ही आएगा, समझे? देन नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने देखा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में दो एक्सेप्शन हमने कवर किए। पहला था हमारा प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये क्या होता है अभी? प्रेस्टिजियस गुड्स या कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिनके साथ प्रेस्टीज वैल्यू जुड़ जाती है उसे बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। भाई मेरे पास है, अकेले के पास है, बस किसी और के पास नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रेस्टिजियस गुड्स। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब जो कार्स आप देखते हो, जनरली इसके बायर्स इसलिए नहीं खरीदते कि इसके अंदर इनको बहुत फीचर्स मिल रहे हैं और सच में उसकी वैल्यू उतने पैसों की वर्थ की होती है। वो जो लोगो होता है ना उसका, उसी के एक्स्ट्रा 20-30 लाख रुपए होते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली बाकी फीचर्स भी होते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, बट लोगों की कीमत ही ज्यादा होती है। और लोगों लेके घूमना उनको पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज दूसरों के पास नहीं है। तो अब इनकी प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो इनका प्रेस्टीज वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इनका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ गया तो इनका डिमांड और भी बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने के बाद दोस्तों इनका डिमांड बढ़ रहा है, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बुलाएंगे एक्सेप्शन। समझ गए? तो जितना प्राइस बढ़ा उतना प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ा, और जितना प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ा उतना डिमांड भी बढ़ा। डिमांड बढ़ना मतलब परचेज होना जरूरी नहीं है। डिमांड बढ़ना मतलब परचेज होना जरूरी नहीं है। डिजायर बढ़ता है, एबिलिटी टू पे है, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। फिर वो एक्चुअली परचेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात अलग है, डिमांड बढ़ रहा है मगर। समझे? अगर सर परचेज और डिमांड एक ही तो बात है ना सर? एक ही बात नहीं है। ऐसा रहता तो हम डिमांड के 5 कंपोनेंट क्यों पढ़ते हैं? एक लाइन रहता था, डिमांड मींस परचेज। समझे कि नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा भी है, मेरे को लग रहा है कि ये कैमरा मुझे पसंद भी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस 50,000 प्राइस पे इसको खरीद लूं, और मेरे को खर्च करने की इच्छा भी है। दैट्स इट, इट्स अ डिमांड। अब मैं इसको 1 महीने बाद परचेस करूं, या आज परचेस करूं, या परसों परसों परचेस करूं, या नहीं परचेस करूं, वो आज का डिमांड कहलाएगा। आर यू जेपिंग? समझा आपको? गिफन गुड, ये गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं। सर रॉबर्ट गिफन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कुछ ऑब्जर्व किया था इनके बारे में, और इसी वजह से इन इंफीरियर गुड्स का दूसरा नाम बन गया गिफन गुड्स। क्या होते हैं ये गिफन गुड्स? ध्यान से सुनो। और एक और थिन लाइन डिफरेंस है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, इंफीरियर गुड्स में और गिफन गुड्स में। ध्यान से सुनो। ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन, बट ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर। ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन, बट ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर। लिख लो पहले ये कहीं पर, टॉप ऑफ द पेज वगैरह कहीं पर भी लिख लो। all inferior goods are not given. All inferior goods are not given goods, are not given goods, but all given goods are inferior goods. समझ लो बात को क्या होता है ये। तो दोस्तों जो लो क्वालिटी गुड्स तुम रिपीटेड बेसिस पर परचेज करते हो उसे गिफन बुलाते हैं। जो लो क्वालिटी गुड्स तुम रिपीटेड बेसिस पर डिमांड करते हो उससे बुलाते हैं गिफन गुड्स। जैसे कि लो क्वालिटी वीट, लो क्वालिटी ब्रेड, लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स लाइक बाजरा एंड ऑल, डू यू डिमांड इट ऑन रेगुलर बेसिस? नो क्या नो? खाते हो ना तुम?
पूछते हो ना, तो ऑब्वियसली वो रिपीटेड बेसिस पे रहेगा ना। लो क्वालिटी वीट, ब्रेड, राइस, बाजरा, जो भी आप लो क्वालिटी खरीदोगे, ये सब लो क्वालिटी है, मतलब इंफीरियर है, और रिपीटेड बेसिस पे परचेस किया है, इसलिए वो गिफन है। समझे? गिफन का मतलब रिपीटेड बेसिस पे परचेस करना नहीं होता है। गिफन वो होते हैं जो इंफीरियर वाले रिपीटेड बेसिस पे परचेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपकी क्लोथिंग रिपीटेड बेसिस पे परचेस कर रहे हो, इट्स नॉट अ गिफन गुड, बिकॉज वो आप मतलब अच्छे क्वालिटी रिपीटेड बेसिस पे परचेस कर रहे हो। आपने इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स जो रिपीटेड बेसिस पे परचेस किए, उसको बुलाते हो आप गिफन गुड्स। समझा यहां तक? अब सिर्फ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स है, रिपीटेड बेसिस पर परचेस्ड नहीं है, उसको हम सिर्फ इंफीरियर बुलाते, गिफन नहीं बुलाते। फॉर एग्जांपल, लो क्वालिटी शर्ट, टी शर्ट, अगर शर्ट टी शर्ट लो क्वालिटी रहेगा, तो क्या इसको रिपीटेड बेसिस पे परचेस किया जाएगा एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी 6 डेज? नहीं ना। लो क्वालिटी वीट, लो क्वालिटी राइस, लो क्वालिटी बाजरा जैसा ये शर्ट टी शर्ट रिपीटेड बेसिस पे परचेज नहीं होता है, तो ये बन गया इंफीरियर बट नॉट गिफन। लखानी की चप्पल पता है आप? स्लीपर्स, स्लीपर्स गरीब इंसान पहनता है स्लीपर्स, सपोज 80 रुपए की स्लीपर रहती है वो। उस स्लीपर को वो कब तक यूज करता है? जब तक उसके पैरों के निशान वो स्लीपर पे नहीं आते तब तक। यस और नो? यस और नो? हमारे जैसे अल्टरनेटिव नहीं रहते उसके पास, आज कौन सा चप्पल पहनूं, आज कौन सा शूज पहनूं। एक ही शूज सुबह से शाम तक, रात तक, जो भी है, वापस उठा अगले दिन वही। अपना शूज भी नहीं, वो स्लीपर रहता है, व्हाइट कलर का बेस, ब्लू कलर का पट्टा। आपको सबने देखा रहेगा जिंदगी में। वो कब तक यूज करेगा उसको? जब तक उसके पैरों के निशान उस पर नहीं पूरे छप जाते, जबकि वो 80-100 रुपए की रहती है। तो आप बोलो, क्या वो इंफीरियर है? गुड्स इंफीरियर है क्या? यस, बिकॉज उसका सोल वगैरह सब एकदम कड़क रहता है कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली वो इंफीरियर क्वालिटी है। बट रिपीटेड बेसिस पे परचेज नहीं है, 2-2 3-3 साल वो यूज कर रहा है उसको, क्या ये गिफन है? नहीं। बट क्या ये इंफीरियर है? यस। आई होप यू गॉट इट। तो गिफन गुड्स के बारे में सर रॉबर्ट गिफन ने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने बोला कि जब जब प्राइस ऑफ जीजी मतलब गिफन गुड्स बढ़ेगा, तब तब ऐसा होगा कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, सोच के बोलो, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर घट जाएगा। क्यों घटेगा सर? प्राइस बढ़ गया ना। तो फिर ऐसे केस में डिमांड फॉर गिफन गुड्स वो बढ़ा देगा। अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, बट आप सुन लीजिए एक एग्जांपल। 10 kg घी का रिक्वायरमेंट याद है आपको? कितना केजी डालडा था? 9 kg का था। कितना केजी चितड़े था? 1 kg था। चितड़े का रेट 200 रुपए किलो एग्जाम्पल, और इसका रेट 80 रुपीज अ केजी है। ठीक है एवरीवन? तो आपका अभी का खर्चा कितना हुआ? 720, इधर का 200, टोटल 920 रुपीज का घी पे खर्च हो रहा है। अरे भाई, गरीब को सब देख के खर्च करना पड़ता है। तो सोचिए कि ऐसा हुआ है मेरे घर, हाँ, कि भाई मैं डालडा खरीद रहा हूँ 9 kg, चितले खरीद रहा हूँ 1 kg, 200 रुपए केजी चितले हैं, 80 रुपीज केजी डालडा है। तो अभी ये मेरा खर्चा हो गया 720 प्लस 200 मतलब 920। अब सोचो कि प्राइस ऑफ गिफन गुड डालडा बढ़ गया, प्राइस ऑफ डालडा बढ़ गया, 80 रुपीज की जगह ये बन गया 100 रुपीज पर केजी। व्हाट डू यू थिंक? क्या मैं चितले खरीदूं? वो तो और भी मर जाऊंगा मैं। वहां पे तो 200 रुपए का रेट है, वो क्या करूंगा मैं? अभी दुविधा में हो, बोलो क्या करूं? 10 का 10 डालडा परचेस कर ले भाई। मतलब जो थोड़ा बहुत तुम नॉर्मल गुड्स अफोर्ड कर सकते थे फैमिली के लिए, वो भी तुम्हें सैक्रिफाइस कर कर गिफन गुड्स पे आना पड़ता है। आर यू जेपिंग? सबको समझा? तो फिर ऐसे केस में गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ने के बाद गिफन गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है। इज दिस फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड? नो, ऑब्वियसली नॉट। यस क्या? इट्स नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड। क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है सर? प्राइस ऑफ गिफन गुड्स बढ़ने के बाद डिमांड ऑफ गिफन गुड्स बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा जा रहा है, इसलिए तो एक्सेप्शन की लिस्ट में है ना।
एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? जो लॉ फॉलो नहीं करेगा वो एक्सेप्शन है। समझ में आया? यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। व्हाट इज कॉन्स्पिशियस का मतलब? प्रेस्टिजियस। लुक एट दिस वर्ड, प्रेस्टिजियस नेसेसिटीज। ये कैसा वर्ड है भाई? जैसे कि बासमती चावल, क्लोथ्स। कॉन्स्पिशियस कैसे हुआ? वो तो नेसेसिटी हो गया। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। प्रेस्टिजियस भी है, नेसेसिटी भी है। हाँ, क्या क्या बोला? हाउस, मेडिसिन भी नहीं आएगा। प्रेस्टीज के लिए थोड़ा ना खाते यार, दवाई है। काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, ज्वेलरी। ध्यान से सुनो आप सब लोग, ये नेसेसिटीज नहीं है, बट लाइफस्टाइल की वजह से ये नेसेसिटी बन गया है। उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। सबसे बड़ा एग्जांपल मोबाइल फोन, आपका वॉच, आपके टीवी घर पे लगे हुए, आपका फ्रिज। तो इमेजिन करो किसी के घर फ्रिज नहीं, आप बोलोगे, 3 बार पूछोगे सच्ची में नहीं है घर तेरे घर फ्रिज? कोई बोलेगा मेरे पास मोबाइल नहीं हो, तुम 4 बार शक्ल देखोगे उसके, ऊपर से नीचे तक देखोगे, विदाउट मोबाइल जिंदा है ये। बस इन दिनों में मोबाइल नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, ये बोलना ऑब्वियसली अपने को डाइजेस्ट ही नहीं होता। जबकि तुम रियल में सोचो कि आज से 20-25 साल पहले लोग इसके बगैर एकदम इजीली जीते थे। तो ये क्या बन गए सब? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। इनके हद तक क्या होता है, इनका प्राइस बढ़ने के बाद में भी इनका डिमांड नहीं घटता। एटलीस्ट सेम रहेगा, नहीं तो बढ़ेगा मगर घटेगा नहीं, झुकेगा नहीं साल। और क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि ठीक है महंगा हो गया तो महंगा हो गया, मगर घर में फ्रिज तो चाहिए ना। सोचो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को बोल रही है कि फ्रिज लेना है, फ्रिज लेना है, फ्रिज लेना है। ऑब्वियसली डैड इग्नोर करते स्टार्टिंग के कुछ दिन, क्योंकि पैसा नहीं रहता भाई। फिर जैसे तैसे वो पैसा अरेंज करते। ठीक है, अभी सपोज पैसा अरेंज हुआ था, सपोज फ्रिज की कीमत थी 30,000, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, 30,000 का फ्रिज था सपोज। अभी पैसा अरेंज हो चुका है, अभी जाने वाले थे, तो शोरूम पे चले गए और वहां पता चला कि वो फ्रिज की कीमत हो गई 33,000। 10% बढ़ गया है। तुम्हारे पापा बोलेंगे चलो वापस चलो, मम्मी बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, घर में फ्रिज चाहिए मतलब चाहिए भाई, क्या मजाक कर रहे हो। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ना, 3,000 बढ़ गया प्राइस, कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बार्गेन करना है कर लो, खरीदना तो यही है। समझे? आर यू गेटिंग? तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज लिखिए। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। Conspicuous necessities. Example will be TVs, fridge, mobile, etc. टीवी, फ्रिज, मोबाइल एक्सेट्रा। अभी किसी किसी के लिए एसी भी बन सकता है, दैट्स नॉट मतलब एकदम 100% करेक्ट, क्योंकि आजकल इतना एसी तक का इंपॉर्टेंस नहीं हुआ है, बट यस इवेंचुअली शायद वो भी हो जाएगा। टीवी, फ्रिज, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सब क्या बन गया? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ये एक्सेप्शन में क्यों आए कि इनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनका डिमांड जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या? तो ये एक्सेप्शन कैसे बना? लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? डिमांड घटना चाहिए था ना, डिमांड घटा नहीं, सेम है, मतलब वो एक्सेप्शन बन गया। गॉट इट? दिस इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। डन। प्राइस इज स्पेकुलेशन बाय कंज्यूमर। प्राइस स्पेकुलेशन बाय कंज्यूमर मतलब क्या होना चाहिए? फ्यूचर में, फ्यूचर में प्राइस क्या होगा उसको अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसे स्पेकुलेशन बोलते हैं। प्राइस स्पेकुलेशन इज नथिंग बट
एक्सपेक्टेशन, अबाउट प्राइस। प्राइस इज स्पेकुलेशन मतलब एक्सपेक्टेशन बाय कंज्यूमर। तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि जैसे अभी कल 10 तारीख था, आज 11 है, नेक्स्ट डे 12 होगा, परसों कैसे होगा रे, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। आज पेट्रोल था 101 रुपया पर लीटर, ठीक है, yesterday, today also petrol rate is 101 रुपया पर लीटर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर पेट्रोल 1000 लीटर्स का डिमांड हुआ रहेगा, दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड। अगर पेट्रोल का डिमांड 1000 लीटर्स था कल का, तो आज का कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड पर डे? Yesterday's price was 101 rupees per liter. Today's price is also 101 rupee per liter. Yesterday's demand was 1000 rupees liters, 1000 लीटर्स। तो आज का डिमांड कितना होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से? 1000 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 1000 लिखना चाहिए अपने, बराबर। बट तुम आज 11 तारीख पे खड़े हो और तुम्हें लग रहा है कि कल से पेट्रोल 110 रुपए होगा पर लीटर। अच्छे दिन मांगे थे ना, ले लो। 110 रुपए पर लीटर आ जाएगा सपोज आपका रेट, तो क्या होगा अभी बताओ? यहां पे डिमांड जो है वो 1250 हो जाएगा, एग्जाम्पल, समझा कि नहीं? तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ क्या? नहीं हुआ, समझा कि नहीं? तो जब जब तुम फ्यूचर प्राइस तुम्हारे मुताबिक बढ़ने वाला होता है तो तुम आज का डिमांड बढ़ा देते हो। तो एक्चुअली yesterday's price was same, today's price is same, obviously yesterday's demand and today's demand should be same, मगर वो सेम नहीं है, आज का डिमांड बढ़ चुका है। गॉट इट? तो एग्जाम्पल के साथ लिखो ये पॉइंट ताकि समझेगा आपको। प्राइस स्पेकुलेशन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस बाय कंज्यूमर। एक्सेप्शन कैसे बना सर ये? दोनों अप एरो इसलिए एक्सेप्शन नहीं है वो। जो लोग सोच रहे सर ये देखो इधर इधर सेम डायरेक्शन, नहीं, उसकी वजह से नहीं है ये, नीचे एग्जाम्पल दिया है ना उसकी वजह से। वो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जहां डैश है वहां पर 1000 लीटर आना चाहिए था, बट वहां पर आया 1250, इसीलिए वो एक्सेप्शन बना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड टुडेज डिमांड शुड बी 1000, बट नाउ इट इज मोर, मींस लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड। काफी बार 12th स्टैंडर्ड तक ऐसा पढ़ाते कि ये अप एरो, ये अप एरो है, देख लो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है, एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होता है, ये कंसेप्ट है उसके पीछे जो अपन ने एग्जाम्पल में लिखा, ठीक है। शैल आई रब दिस नाउ? impulsive purchases, even that is exception to law of demand. What is impulsive purchases? impulsive मतलब instant behavior को बोलते हैं impulsive। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ आपको कि चलो वो अभी टी शर्ट सस्ते में मिल रहा है, जल्दी ओरिजिनल टी शर्ट है, पूमा का टी शर्ट है, जल्दी जल्दी ले लो, चलो 400 रुपए, और तुमने ले लिया विदाउट अप्लाइंग द ब्रेन्स, और घर गए और बाद में समझा तुमको कि डिफेक्टिव था, वो कहीं से फटा था, या पूमा है ही नहीं, वो वूमा लिखा था, तुमने पूमा पढ़ा, व्हाटएवर, और तुमने ले लिया। उस मोमेंट पर तुमने इंपल्सिव डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया, बाद में तुम्हें रिग्रेट हुआ कि अरे यार नहीं लेना चाहिए था यार। होता है कभी कभी, हर किसी के साथ होता है कभी ना कभी, तो ऐसा कि यार लेते वक्त ऐसा लगता है कि ले लो जल्दी ले लो वो, बट बाद में लगता है अरे यार ये ज्यादा महंगा ले लिया शायद, स्पेसिफिकली जब कोई तारीफ नहीं करता पहनने के बाद में भी,
तो लगता है अरे यार शायद ज्यादा ही महंगा ले लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शर्ट खरीदते वक्त लगा कि क्या शर्ट है, अमेजिंग है, ले लेना चाहिए। थोड़ा महंगा लगा भी मुझे, बट मैंने सोचा ले लेना चाहिए यार, बहुत मस्त है, और मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ले लिया। मतलब एट हायर प्राइस ऑल्सो आई एम डिमांडिंग द गुड्स, करेक्ट। बट बाद में पहना और फिर फिटिंग में भी मजा नहीं आया, और जब गया दिन भर सबके सामने था, जो रेगुलर रोज रोज मिलते हैं, एक ने भी तारीफ नहीं की। तब तो डे के एंड पे और भी फील हुआ कि यार नहीं लेना चाहिए था यार, है ना। इतना पैसा देके भी एक ने भी तारीफ नहीं किया। तो ये होता है इम्पल्सिव परचेस। अनदर एग्जांपल कैन बी कि भाई व्हाट्स योर नेम, ऋषिकेश, तुम्हारा नाम अमिताभ, अमिताभ नाम है तुम्हारा। तो ऋषिकेश अमिताभ ऐसे बहुत खास दोस्त थे, और सपोज कि अमिताभ को शॉपिंग का बहुत शौक है, और अमिताभ ने क्या किया, ऋषिकेश को बोला कि चल शॉपिंग करते हैं। ऋषिकेश बोला मेरे को नहीं करना है भाई, मेरे साथ तो चल चल, और दोनों साथ में गए। और फिर ऋषिकेश अपना सादा पर्सन है, सपोज लगता नहीं है बट फिर भी अज्यूम कर लेते कि एकदम मतलब सादी जीन्स सादा टी शर्ट पहन रहा है अपना नॉर्मल। कितना कितने रुपए की जीन्स है, तो 800 1000, बहुत हो गया, बहुत हो गया, सर के ऊपर से पानी, टी शर्ट एकदम नॉर्मल। तो अमिताभ अपना बच्चन जैसा रहता है एकदम, है, पैसों की कोई कमी नहीं है, गाड़ी मकान सब है अपने पास, है ना। तो भाई अमिताभ की एक एक जीन्स ही सपोज 4 4 हजार की है। ऋषिकेश देखता बोलता क्या पागल आदमी है, हाँ, खरीदा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इतना महंगा महंगा चीजें। और एक दिन क्या होता है, ऐसे ही वो रेगुलर बेसिस पे ऐसे शॉपिंग को लेके जाता है उसको, एक दिन सेल लगा रहता है, और फिर ऋषिकेश सोचता है कि चलो यार ये जीन्स जो है दिख रही है मुझे 50% ऑफ में, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जीन्स कितनी दिखी थी, 4 हजार की थी, 50% ऑफ के बाद में भी 2 हजार अपने कुछ देने पड़ते, है ना। तो वो देना, ऋषिकेश ने बोला 2 हजार रुपये, फटाक से वो जीन्स, ऐसा लग रहा था उसको कि बस अभी कोई तो और खरीद लेगा, उसके पहले मैं ले लेता हूँ, लास्ट पीस बचा है, इम्पल्सिवली ले लिया उसने, और जाके बिलिंग काउंटर पे 2 हजार भर दिया, जीन्स खरीद लिया। और घर गया, घर गया तो डायरेक्ट अपने रूम में जा रहा था बैग लेके, मगर मॉम ऐसे खाना बना रही थी, मॉम को पीछे भी आंखें रहती है, अरे ऋषि काय आणलं ते बैग मध्ये, है ना। मम्मी पूछ रही क्या लाया वो बैग में, खाना बनाते बनाते। और फिर ऋषिकेश ने बोला नहीं कुछ नहीं, जीन्स एक खरीदा था बस। अरे वो दिखा तो सही, जीन्स खरीदा तो बैग दिखाया जैसे तैसे डरते डरते उसने। और मम्मी ने क्या किया, वो निकाल के देखा जीन्स, देखते साथ ही वो लटका ऐसा लेबल, और लेबल लटका तो उस पे कीमत थी 4 हजार रुपए, है ना। फिर मम्मी ने 3 बार ऋषिकेश की तरफ देखा, ठहने ठहने ठहने। तो ऋषिकेश ने बोला नहीं 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 नहीं, 50% ऑफ में, 2 हजार में मिली है। मम्मी क्या करी, हाथ साफ की, फाड़, है ना, इधर बैठा। और जब बैठा तब समझा ऋषिकेश को कि क्या हुआ। कितने की जींस खरीदता था वो, 800 1000, अभी कितने की खरीदा, 2000। कभी कभी हम लोग सोचे बगैर, जो वर्थ सोचे बगैर बाय कर लेते हैं, और बाद में लगता है ना कि महंगा खरीदा। इंपल्सिव परचेज है ये भी। कश्मीर घूमने गए थे सपोज आप, वहां एक लेदर जैकेट तुमको बेचा एक जन ने, नाम क्या तुम्हारा, गोपाल को, लेदर जैकेट बिल्कुल यही है सपोज, हाँ। और वो क्या बोल रहा है कश्मीर वाला बंदा उसको, सर ओरिजिनल लेदर है सर, ये देखो लाइटर से जला के दिखा रहा है, हाँ, देखो सर जलता भी नहीं, ओरिजिनल लेदर है सर, आपके लिए सिर्फ 8 हजार रुपए में सर, 80 हजार में बिकता है सर ये। अभी मैं, मेरा दुकान जल गया, जो भी हो गया, वॉट एवर जो भी उसने रीजन बोला, मेरा दुकान नहीं है अभी, मेरे पास ये लास्ट के 5 पीस बचे सर, आपके लिए 8 हजार। इसको लगा रहेगा मन में लड्डू फूटा, मतलब बाय कर लेते हैं 8 हजार, 80 हजार का, 8 हजार का, गरीबी में दिख रहा है आदमी, मौके पर फायदा उठा लेते हैं। 8 हजार दिया, बाय किया, हाँ। जब बाय किया उसके कुछ ही दिन बाद उसको समझा कि रेजिन को भी आग लगती नहीं है, लेदर हो या रेजिन हो दोनों को आग नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर लेदर वाला था। तो भाई 2000 का जैकेट कितने में खरीदा है, 8000 में खरीदा। उस वक्त वो हीट ऑफ वो मोमेंट में उसने ले लिया, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। बाद में लगा महंगा है, बट उस प्राइस ज्यादा रहने के बावजूद भी लिया था ना, बन गया इम्पल्सिव परचेज, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। काफी बार हम हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम कभी कभी शॉपिंग करने के बाद फील होता है कि महंगा ले लिया, है ना।
इम्पल्सिव परचेस, लिखो, लिखा। इम्पल्सिव परचेस का मीनिंग क्या होता है? विदाउट थिंकिंग वर्थ ऑफ कमोडिटी यू बाइट, विदाउट थिंकिंग worth of a commodity you buy it, even at higher price, even at higher price। जनरली ऑक्शन ऑक्शन के केसेस में वैसा होता होगा, इम्पल्सिव परचेज लोग करते होंगे, क्योंकि ऑक्शन में तो बोली लगती है, तो कोई बोल रहा है बोली, कोई अमिताभ बोल रहा है और ज्यादा, तो फिर कोई और बोलेगा मैं भी लूंगा और ज्यादा, और अमिताभ ने बोला ठीक है लेने दे उसको, मुझे नहीं चाहिए, मतलब वो तो चला गया ना बेचारा, इम्पल्सिव परचेज में ज्यादा रेट में बाय कर लिया। थिंकिंग ऑफ पीपल विच इज कॉल्ड एज इल्यूजन। क्या थिंकिंग या क्या इल्यूजन है पीपल का? ध्यान से सुनो, क्या है? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे नहीं, थिंकिंग या इल्यूजन ऑफ पीपल क्या है मन में, कि सपोज फॉर एग्जांपल कि ये मैंने एक शूज लिए, लेट से नाइकी के शूज है, और उस शूज की कीमत थी 6,000 रुपये, ठीक है, मैंने बाय कर लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, अमेजिंग थे, और मेरे फ्रेंड ने सेम मेरे ही जैसे जूते पहने अगले दिन, और मैंने दिखा, अरे वाह नाइकी, तो मैंने बोला नाइकी, उसने बोला यस, मैंने बोला 6,000, उसने बोला 2,400। मतलब सोचिए कितना बुरा लगा रहेगा, मगर अगले ही सेकंड में मेरा मन ने मुझे मना लिया, क्या बोलकर? ओरिजिनल ये है भाई जो 6,000 का है, जो 2,400 का है वो डुप्लीकेट रहेगा, फर्स्ट कॉपी रहेगा, वॉट एवर। समझा कि नहीं? मतलब अपना थिंकिंग क्या है, हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी, लोअर द प्राइस लोअर द क्वालिटी। अगर ऐसा इल्यूजन, ऐसी थिंकिंग सबके पास रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड कभी काम करेगा ही नहीं, बिकॉज जब जब प्राइस बढ़ेगा तुम्हें लगेगा क्वालिटी बढ़ गई है, और तुम्हारा डिमांड तुम क्या करोगे, और भी बढ़ा दोगे। समझे कि नहीं? राइट देयर, प्राइस अप पैरो इज इक्वल टू क्वालिटी अप पैरो इज इक्वल टू डिमांड अप पैरो। सही है कि नहीं? नेक्स्ट विल बी फैशनेबल प्रोडक्ट्स। फैशनेबल प्रोडक्ट्स, इसके बारे में क्या ही तो बताया आपको, आप तो खुद इसका शिकार हो, फटी हुई जीन्स, है ना? फैशनेबल प्रोडक्ट्स के हद तक ऐसा होता है, जब चीजें फैशन में होती है तो जनरली उसका दाम ज्यादा होता है और उसका डिमांड भी ज्यादा होता है। डू यू एग्री? कोई भी चीज नहीं आती, आप सबको पता है कि आईफोन या कोई दूसरा फोन आता है, नया नया होता है, प्राइस ज्यादा होता है, 1 साल बाद प्राइस घटने वाला है, बावजूद इसके सुबह 3 बजे उठते वो आईफोन वाले और लाइन में लगते, और महंगा आईफोन पहले दिन अपने हाथ में लेते, इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे पोस्ट करते, होता है ना, गॉट माई न्यू फोन, है ना? तो भाई अल्टीमेटली वो फैशन में, वो क्रेज में, इवन एट हायर प्राइस यू आर बाइंग इट, बिकॉज यू नो दैट 6 महीने बाद, साल भर बाद वो सस्ता हो जाएगा, बट आपको ये भी पता है कि वो फैशन से बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि पुराने जमाने में एक फैशन हुआ करता था बेल बॉटम पैंट्स, जैसे बॉटम बड़ा होता था, शूज से भी बड़ा। आपको अगर मैं सबको बॉयज को बोलूं कि वो पैंट जो है वो सिर्फ 100 रुपीज में अवेलेबल है, शॉपर स्टॉप में बाय कर लो, गो बाय इट, 100 रुपीज, जाओगे बाय करोगे बेल बॉटम पैंट? नहीं करोगे ऑब्वियसली। और अगर कर भी लोगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे 100 में बाय करेंगे, अल्टर करेंगे, वो छोड़ दो, बट जस्ट इमेजिन करो कि वो वैसे ही रहने वाली है, बेल बॉटम ही रहने वाली है, विल यू बाय इट 100 रुपीज? नहीं, क्योंकि फैशन से बाहर है। पुराने जमाने के मूवीज थे 80s के भी पहले के, जो मैंने कभी देखे नहीं, बट एनीवेज,
तो उसमें ना गर्ल्स रिबन्स पहनते थे मालूम है, बालों को फ्री में अवेलेबल है वो, तो भी लोगे क्या आप जाके? नहीं लोगे, आउट ऑफ फैशन है, समझे? चीजें जो फैशन के बाहर जाती है उसका ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाता है? कम। जो चीजें फैशन में होती है उसका डिमांड बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाता है। ब्रांड प्रेफरेंस। व्हाट इज ब्रांड प्रेफरेंस? ब्रांडेड। कोई है यहाँ पर ब्रांडेड बहुत पसंद है आपको? कोई पर्टिकुलर ब्रांड बहुत पसंद है, ऐसा कोई है? सोनी ब्रांड आपको पसंद है म्यूजिक के हद तक? ओके। और रहेगा भी तो कहाँ बोलोगे यार, है ना? बोलते बोलते ऋषि बोलते, इसलिए मैंने बोला दिखता नहीं है तो ऐसा, अगर फिर भी चलो बोलते तेरे को अगर कोई कपड़ों में ब्रांड पसंद है तो। कोई नहीं है? कोई और है? कोई ब्रांड पर्टिकुलरली? नाइक या रिबोक? अरमानी? बाप रे, रेगुलर बेसिस पर जो ब्रांड तुम पहनते हो वो बोल रहे हो? अरमानी वरमानी का लिविस पहनते हो तुम? ओके, तुम्हें पसंद है? ओके ठीक है, अच्छा लगता है। ब्रांड को अगर तुम प्रेफर करोगे लिवाइस हर वक्त, हम्म, तो लिवाइस ब्रांड अच्छा लगता है। लिवाइस ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तुम फिर भी उसका ही डिमांड करोगे, भले वो सेम बोलो या आप बोलो या वॉट एवर। प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी तुम उसी ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहे हो क्योंकि तुम उस ब्रांड को पसंद करते हो। डू यू एग्री? टॉमी हिलफिगर, लिवाइस, स्पाइकर, जो भी, पेपे जीन्स, वॉट एवर, वॉट एवर इज योर ब्रांड या वॉट एवर यू लाइक, तो वो उनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी तुमको क्या लगता है? वही बाय करना चाहिए क्योंकि वो ब्रांड तुम्हें बहुत पसंद है, राइट? एक आधी बार होर्डिंग दिख गया तो तुम तो और भी खुश किए, मेरा ब्रांड है। खुश होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे ही एक्स्ट्रा पैसों से बना हुआ होर्डिंग है ना? क्या बोलते हैं अपन, टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर, वाह वाह। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा देगा तो उधर होर्डिंग तो तेरा भी आ सकता था, बट इट्स ब्रांड प्रेफरेंस, यू लाइक दैट ब्रांड, यू टाइट, यू स्पेंड ऑन दैट ब्रांड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस राइज। तो जब एक ब्रांड के दीवाने होते हैं आप, तो उस ब्रांड का कुछ भी प्राइस रहेगा तो भी तुम उसके ही पीछे रहते हो। दिस इज अगेन लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। डिमांड फॉर नेसेसरीज, रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी हो जाती है। इनका डिमांड कैसे होता है? मेडिसिन भी उसी में आता है, सॉल्ट इसी में आता है। इनका डिमांड कैसे होता है? प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनका डिमांड सेम होता है। प्राइस बढ़ गया बट डिमांड जो है वो अभी भी सेम है, तो बाय डिफॉल्ट ये बन गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनका डिमांड जो है वो सेम ही है, ये बन गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। स्पेक्युलेटिव गुड्स पता है आपको? शेयर्स, गोल्ड। शेयर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा आपने, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो भाई, शेयर मार्केट में तो जाना ही चाहिए, है ना? क्या होता है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट का रूल क्या है प्रॉफिट बनाने का? कम प्राइस पे लेने का, हाई प्राइस पे बेचने का, सिंपल रूल है। बट तुम एग्जैक्टली उल्टा करते हो। तुम एग्जैक्टली उल्टा करते हो बिकॉज ह्यूमंस वी आर बॉर्न विथ टू फीचर्स, फियर एंड ग्रीड। फियर क्या होता है? डर। ग्रीड क्या होता है? लालच। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, मुझे विनोद सर बोल रहे कि बाय कर ले, अच्छा है, मैं देख रहा हूँ यार कि वो बहुत दिनों से उसी लेवल पर घूम रहा है, मैं बाय नहीं किया उसको। जैसे ही वो बढ़ा मुझे लगा हाँ बाय करता हूँ, बराबर है कि नहीं? और जैसे ही मैंने बाय किया वो गिरता है, सही है कि नहीं? नॉर्मली इस केस में आप प्राइस बढ़ने के बाद बाय कर रहे हो ना, तो प्राइस बढ़ने के बाद बाय कर रहे हो। और आपको पता है जब प्राइस एक अच्छे लेवल पे ऊपर चला जाता है, आपको लोग बोलते बेच दे बेच दे, आप बोलते नहीं और बढ़ेगा, और वो फिर गिरता, फिर तुम बेचते, है ना? दिस इज ग्रीड। द फर्स्ट वन वाज फियर, एंटर करने के बाद नहीं यार बहुत टाइम से एक ही लेवल पर दिख रहा है, कभी कभी तो नीचे भी गया है, बाय कर लूंगा, नीचे चला जाएगा, नहीं बाय करता हूं। जैसे ही ऊपर गया बाय कर लिया, अब नीचे गिरा, तो ऑब्वियसली यू आर बाइंग एट अ
हायर प्राइस, यू आर डिमांडिंग द गुड्स व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। गोल्ड के तक भी यही होता है। गोल्ड अभी चल रहा है 62,000 63,000 के आसपास, ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड अभी। ओके कुछ दिन पहले लोग मुझे बोल रहे थे 50,000 पे था तब कि गोल्ड बाय कर ले, गोल्ड बढ़ेगा। मैंने बोला नहीं बाय करने। हाँ, जैसे ही 50 का 60 हुआ मैंने बाय किया, राइट। अभी 60 का 62 हुआ, लोग मुझे बोल रहे बेच दे बेच दे, मैं बोलूंगा नहीं। फिर वो वापस 58 होगा ना तब बेचूंगा। एग्जाम्पल, राइट। और ऐसे लोग बोल रहे 50,000 पे बाय कर, मैंने 60,000 पे बाय कर लिया और अभी वो 58 हो गया। तो मतलब 50,000 पे बाय नहीं किया, मगर 50 से 60 हुआ तब तुम बाय कर रहे हो, बस इसके आगे का स्टोरी खत्म है। यहीं पे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन गया वो। आर यू जेपिंग? समझा क्या सबको? तो स्पेकुलेटिव गुड्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब में ऐसे ही होता है। जब प्राइस बढ़ता है ना तब तुम बाय करते हो विद द एक्सपेक्टेशन कि ये और बढ़ेगा। तो ये सब क्या बन गया आपके? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नेसेसरीज में भी दो वर्ड्स है आपके सिलेबस में, एक है नेसेसरीज और दूसरा है एसेंशियल्स। एसेंशियल्स और नेसेसरी में फर्क होता है कुछ? क्या होता? चाहिए ही, जैसे कि मेडिसिन चाहिए ही। नेसेसरी में जैसे क्या आएगा, नॉर्मल आपका, हाँ एग्जैक्टली, सॉल्ट है, शुगर है, मतलब ये नेसेसरी है बट ये नहीं रहा तो इट्स ओके, कुछ खराबा नहीं होगा आपका। मगर मेडिसिन ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खराब होगा। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया? एसेंशियल बन गया। एसेंशियल मतलब मोर देन नेसेसरी को बोलते हैं एसेंशियल। तो याद रखिए, मोर देन नेसेसरी इज कॉल्ड एज एसेंशियल। यहां तक का स्टोरी सब कुछ समझा अच्छे से? लॉ ऑफ डिमांड समझा अच्छे से? अब लॉ ऑफ डिमांड का लास्ट पार्ट, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, व्हाट इज द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल मतलब लॉजिक, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। सो व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जब जब घटा डिमांड तब तब बढ़ा? इसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहला रीजन देखो, फिर लिखना, पहले समझ लो अच्छे से। प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट, जिसमें दो चीजों का इफेक्ट आता है, एक आता है इनकम इफेक्ट और एक आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दोनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इनकम इफेक्ट क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, इनकम इफेक्ट में इनकम चेंज नहीं होता, इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है। इनकम इफेक्ट का एक और नाम है रियल इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रियल इनकम इफेक्ट। जब जब एक पर्टिकुलर चीज का दाम बढ़ेगा, तेरा परचेजिंग पावर घटेगा, इसलिए तेरा डिमांड घटेगा। डू यू एग्री? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर चीज थी, 10 रुपए में 5 आती थी, ठीक है? 10 रुपए में 10, सपोज, चलो 10 रुपए में 10 आती थी, तुम 10 रुपए देते थे, 10 मिल जाती थी तुम्हें। अब वो चीज हो गई सपोज महंगी, अब वो 10 रुपए में 10 मतलब 1 रुपए की चीज थी, वो उसका प्राइस हो गया अभी 2 रुपए। लेट अस कॉल दिस कमोडिटी एज मैच स्टिक बॉक्स, काड़ी पेटी, पूजा के लिए काम में आती है, ठीक है? अभी ये पूजा के लिए काम में आने वाली जो मैस्टिक बॉक्स है, ये 1 रुपए में एक मिलती थी, तुम 10 रुपए के नोट देते थे, 10 खरीद लेते थे, घर में 10 दे देते थे। अभी वही 10 रुपए के नोट दे रहे हो, वो बोल रहे 2 रुपए की हो गई साहब, तो बोलेंगे कोई बात नहीं 5 दे दे। कुछ समझा? तुम्हारे 10 रुपए का परचेसिंग पावर कम हो गया। पहले 10 रुपए में 10 यूनिट्स आते थे, उसके क्वांटिटी आता था उसका, अब सिर्फ 5 आ रहे, इसीलिए तुम डिमांड भी 5 ही कर रहे। समझे? तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड क्यों घटा? वन ऑफ द रीजन इज परचेसिंग पावर घटा, मींस इनकम इफेक्ट। गॉट इट? लिखो। फर्स्ट आइटम विल बी प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं, तो प्राइस इफेक्ट हेडिंग हो गया, और इसमें पहला आइटम आता है इनकम इफेक्ट ऑब्लिक रियल इनकम इफेक्ट। इसको इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको रियल इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं।
इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट, प्राइस अप, परचेजिंग पावर डाउन, प्राइस अप, परचेजिंग पावर डाउन, समझा? नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ध्यान दो, अभी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अगर तुम्हारे गुड्स का प्राइस बढ़ा, एक्स गुड्स है तुम्हारे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड फॉर वाई बढ़ाएंगे, मतलब तुम्हारे गुड्स को उन्होंने छोड़ दिया, इसीलिए डिमांड फॉर गुड एक्स नीचे जाएगा। कुछ समझे? तो फिर आपका डिमांड क्यों नीचे गया? क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्क कर गया, मतलब तुम्हारे गुड्स खरीदने वाले लोग दूसरे गुड्स पे स्विच हो गए। रिवर्स, रिवर्स सोचो, चलो प्राइस घटा तुम्हारा एक्स गुड्स का, लोग क्या करेंगे? सब्सटीट्यूशन गुड्स वाई कम खरीद कर तुम्हारे गुड्स पे स्विच हो जाएंगे। इसको भी तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ही बोलते हैं। तुम्हारे सब्सटीट्यूट यूज करने वाले लोग अब तुम्हारे गुड्स यूज कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है। समझा कि नहीं? दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लिखा सबने? थर्ड रीजन इज, सेकंड रीजन इज, यू कैन से, एक हेडिंग था इसलिए मैं उसको सेकंड बुला रहा हूं, एक्चुअली वो दो हुए, ये थर्ड आ गया अभी, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। व्हाट इज डीएमयू? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लिख दो उधर, इसको हम लोग पेंडिंग रखेंगे, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे जब सिलेबस में हम डीएमयू पढ़ेंगे तब। आई एम अज्यूमिंग कि आपको डीएमयू ही नहीं आता है, तो मैं डीएमयू के साथ ये पढ़ा दूंगा आपको। सो ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू का लॉन्ग फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। इसको पेंसिल से आगे लिख दो, पेंडिंग दो लाइन छोड़ दो इसके आगे। हम लोग जब डिस्कस करेंगे दो लाइन यहाँ पर जहाँ पे छोड़े वहां पर कुछ लिखेंगे भी, और ये पेंसिल से लिखा हुआ पेंडिंग हम रब कर देंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी सुशील सर का लेक्चर आज नहीं था बिकॉज कुछ उनको काम आ गया, इमरजेंसी था बहुत। तो सुशील सर के लेक्चर्स में आपने सर को देखा है, सर को देखा है आपने अकाउंट्स में। तो सर एक पेन यूज करते हैं, मालूम है आपको? पेन जो है वो क्रॉस का पेन है, क्रॉस, क्रॉस कंपनी नाम की एक कंपनी जो पेन बनाती है, उन कंपनी की पेन की कीमत शुरू होती है 3,000 रुपए से, 3,000 रुपए, ठीक है। अब सर के जेब में वो पेन देखा, मेरे को लगा अरे वाह क्या मस्त पेन है, मैं भी ये खरीद सकता हूँ शायद, और जब कीमत पता चली तो मैंने बोला नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब सोचो कि वो जो क्रॉस कंपनी, अपना क्या, अपने को लगता है महंगा पेन है, अपने को लगता है महंगा है तो कितना रहेगा, 100 रुपए का रहेगा, अपन पार्कर के आगे कभी देखे ही नहीं, और यहाँ पे क्रॉस वॉस ऐसे नाम आगे, तो भाई कोई संबंध नहीं है ना, 3,000 रुपए एक पेन लिखना ही तो होता है, और क्या है। तो अपन ने बोला नहीं चाहिए भाई, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो क्रॉस कंपनी, उसका प्लैटिनम जुबली ऑफर था, और उन्होंने बोला कि हमारा 3,000 का पेन जो है वो एक दिन के लिए 100 रुपए में रहेगा। कितने में? 100। मतलब एक ऐसा हुआ था ना उस दिन, स्टारबक्स का कॉफी का ऑफर था, याद है आपको? FC रोड पे लोग भिखारियों की जैसे लाइन लगाए थे, है ना, जैसे अंदर फ्री में मिल रहा है जबकि 100 में था वो, राइट। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी लाइन लग गई क्रॉस के लिए, और हम भी उस लाइन में रुक गए। अब आप बोलो मैं उस क्रॉस कंपनी का कस्टमर था क्या? नहीं। उस क्रॉस कंपनी ने प्राइस घटाया, और मेरे जैसे कस्टमर्स की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया, जो पहले कस्टमर नहीं थे अब बने। समझा कि नहीं? अब इमेजिन करो कि उस लाइन में सुशील सर भी आए, मेरे को दिखे आगे 10 लाइन, 10 नंबर आगे वो थे, हाँ। अब आप बोलो सुशील सर वहां पे खड़े, उनके जेब में भी 3,000 रुपए, वो 30 पेन खरीदने वाले उस दिन, मैं तो अपना 100 रुपए लेके गया था, एक पेन खरीदना है क्रॉस का, ठीक है, रिफिल खत्म होने के बाद में भी जेब में लगाना है। मगर सुशील सर 3,000 रुपए लेके खड़े रहे और बोले अभी 3,000 तो वैसे भी खर्च करता ही हूँ, 30 पेन आ रहे तो ले लेता हूँ। तो क्या सुशील सर भी यही रीजन में आएंगे, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर?
उनका रीजन क्या रहेगा? ये वाला इनकम इफेक्ट। उनके 3,000 में पहले एक पेन आता था, अब वही 3,000 में अभी 30 पेन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 30 पेन खरीद लेंगे। इनकम का परचेसिंग पावर बढ़ गया उनका, तो उनका रीजन है फर्स्ट नंबर का इनकम इफेक्ट। मेरा रीजन है ये थर्ड नंबर का अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। जेपा क्या समझ रहा है क्या अच्छे से? लास्ट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चीज है, लेट अस से मिल्क है। मिल्क का दाम बढ़ गया, अभी कितने रुपए लीटर लीटर चल रहा है मिल्क? 60 रुपए? श्योर? सपोज 2024 इलेक्शंस मई में है, तो मई तक सब खत्म हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, और मिड ऑफ 2024 के बाद मोदी जी रात को टेलीविजन पे आएंगे 8 बजे और हमसे बातचीत करेंगे, मेरे प्यारे देशवासियों, और मिल्क का दाम उसके बाद हो जाएगा 100 रुपए लीटर। हमको बहुत अच्छे से समझाएंगे वो कि आज देश में मिल्क का दाम कम क्यों होना चाहिए, ये हमारी देश की भलाई के लिए भाइयों और बहनों। और हम भी बोलेंगे क्या बोलता है यार, सच में, है ना? आधी जनता बोलेगी खूब चांगलं बोलतो, है ना? कल से दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपए लीटर। रात को 8 बजे नेशनल टेलीविजन, पीछे फ्लैग रहेगा, व्हाइट कलर के कपड़े आए पहनेंगे, ऐसे बोलेंगे बस, है ना? मिल्क का दाम कितना हो जाएगा उस वक्त? 100 रुपए लीटर, एग्जाम्पल। अब आप बोलो, मिल्क जो है वो टी, कॉफी, मिल्क, हॉट चॉकलेट, दही, कर्ड, ये आपका छाछ, लस्सी, पनीर, ये सब के लिए लगता है। मिल्क का दाम बढ़ने के बाद इतने सारे यूजेस में से आप यूजेस को बाय डिफॉल्ट कम कर कर डिमांड फॉर मिल्क को कम कर दोगे, ऑफ कोर्स। सही है कि नहीं? और अगर यही सेम चीज एक ऐसी चीज की होती जिसके यूजेस ही नहीं है ज्यादा, तो उसका डिमांड कम कर सकते थे क्या आप? नहीं। एक पर्टिकुलर चीज है जो एक या दो चीज के लिए यूज होती है, उसका दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड ज्यादा कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके यूजेस ही कम थे। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जिस चीज का मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीज के अगर यूजेस ज्यादा है, उसका दाम अगर बढ़ता है, तो तुम उसके यूजेस को या तो कट करते हो या तो कम करते हो, और फिर उसका डिमांड कम हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल में अपने घर में मिठाई अगर हर रोज बनती थी, तो अब महीने में एक बार दो बार बनेगी। हर रोज हमारे गेस्ट को चाय कॉफी पिए वगैरह हम छोड़ते ही नहीं थे, मेन्यू चेंज हो जाएगा, नींबू शरबत, कोकम शरबत, है ना? आपकी क्या कर रहे हो, कुछ यूजेस को आप कम कर रहे हो, कुछ यूजेस को आप कट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो इस तरीके से आप उस मिल्क का डिमांड कम कर देते हो। लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। समझा क्या सबको? वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स? नंबर वन, इनकम, रियल इनकम इफेक्ट, जिसमें इनकम का परचेसिंग पावर चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होता है। दूसरा आता है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूट के मुकाबले आपका गुड्स या तो महंगा हो गया या तो सस्ता हो गया, अकॉर्डिंगली आपका डिमांड या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ डीएमए, जो हमको पता नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म लिखा दिया सर ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। चौथा आता है आपका अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। वो बोलता है कि जब जब प्राइस घटेगा, तेरे कंपनी के ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो पहले तेरे कस्टमर नहीं थे, और तेरा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट रीजन बोलता है आपको डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। एक पर्टिकुलर चीज का अगर यूजेस ज्यादा है, उसका प्राइस अगर बढ़ गया, तो उसके अननेसेसरी यूजेस को आप कट कर देते हो और उसका डिमांड कम कर देते हो या तो कम कर देते हो। वाइस वर्सा सोचो, अगर 8 बजे नेशनल टेलीविजन पे कल मोदी जी आते, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, और बोलते भाई और बहनों, मेरा हर देशवासी दूध पीना चाहिए, दूध की चीजें बननी चाहिए घर में, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, गौ माता की वजह से अपने को ये सब मिलता है, और इस वजह से मैं ऐलान करता हूं कि अपने देश में अब दूध का रेट हो जाएगा 40 रुपए लीटर, 20 से कम कर दिया। अब ऐसा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? यूजेस बढ़ा देंगे हम लोग और डिमांड भी बढ़ा। गेस्ट आया, चाय कॉफी बिगर तो छोड़ेंगे ही नहीं। समझे कि नहीं?
सीधे सीधे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डिफरेंट यूजेस। तो प्राइस घटा, तुमने यूजेस बढ़ा दिए। तुम्हारे घर में हफ्ते में अभी 4 बार पनीर बनता है, पनीर की सब्जियां बनती है, राइट, एवरी डे या अल्टरनेट डे स्वीट बनता है। ये क्या हो रहा है, प्राइस घटने के बाद यूजेस बढ़ रहे और डिमांड बढ़ रहा है। समझा कि नहीं? तो ये सब आपके रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या आप ऐसा बोल सकते हैं वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, उसके रीजन है ये, ठीक है। तो यहां पर अपना लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।